अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सेल्फ इंडक्शन। लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस किया था। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं, मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फ़र्क सिर्फ एक बात का है और वो ये कि म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स होती हैं और सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ 1 कॉइल होती है। ठीक है, आगे फर्दर ये प्रोसेस किस तरह से होता है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से आती है हम उसको प्रोसीड करेंगे। लेकिन सेल्फ इंडक्शन क्या होती है हम सबसे पहले उसको इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम इस सेल्फ इंडक्शन की स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। सेल्फ इंडक्शन है और मैंने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही कॉइल यूज होगी। ठीक है, वो एक कॉइल किस तरह की है जरा गौर से देखें। मेरे पास एक कॉइल है जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक हो गया, इस n नंबर ऑफ टर्न्स की जो कॉइल है इसके साथ फर्दर हमने 3 कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हुए हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है स्विच और उसके बाद इस स्विच को हम फर्दर कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी के बाद आगे हमने लगाया हुआ है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो रियोस्टेट होता है ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है। मतलब इस रियोस्टेट की हेल्प से या वेरिएबल रेजिस्टर की हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, बैटरी के बाद आगे रियोस्टेट और फिर ये आगे सारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखें, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इट मीन्स कि चार्जेस का फ्लो होगा जब भी मैं इस स्विच को आपस में क्लोज कर दूंगा। इट मीन्स कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस फ्लो करेंगे और इस कॉइल से होते हुए, इस कॉइल से पास करते हुए इधर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहां पर जब ये करंट की इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस करंट की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं इस रियोस्टेट की हेल्प से। ठीक है, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर है। अगर मैं इस रेजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो करंट यहां पर फ्लो करने वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा और अगर मैं इस रियोस्टेट के जरिए से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करूंगा तो फिर यहां पर फ्लो करने वाला करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, जैसे ही मैं यहां पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो उससे होगा क्या? आपको पता है कि कॉइल में से जब भी करंट पास करता है तो इस कॉइल के अराउंड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड का एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इस अगर नॉर्थ और साउथ पोल को आपने डिटरमिन करना है तो करंट की डायरेक्शन में रखें फिंगर्स को, तो ये जो थंब होता है इरेक्ट थंब आपको इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और इस तरफ डेफिनेटली होगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से ऐसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक हो गया। अब होना क्या है कि जैसे ही आप इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे तो यहां पर फ्लो करने वाला करंट कम या ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, जब करंट ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो इस यहां पर जो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी है वो कम या ज्यादा होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से कम निकलेंगी या फिर ज्यादा निकलेंगी। इट मीन्स जब भी किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करती हैं या ज्यादा पास करती हैं तो इट मीन्स वहां पर फ्लक्स चेंज होता है और आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस हो जाती है ईएमएफ। लेकिन इस प्रोसेस में देखें कि यही कॉइल थी, इसी कॉइल के अपने अंदर करंट की वैल्यू चेंज करने से इस कॉइल के अपने ही अंदर एक इंड्यूस हुई है ईएमएफ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये ऐसी इंडक्शन है जिसमें इसी के अंदर हमने करंट की वैल्यू को कम किया या ज्यादा किया और इसी कॉइल के अपने अंदर जो है एक ईएमएफ इंड्यूस हुई, जिसको हम लोग बाज़ दफा बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ आता हूं क्योंकि आपको सेल्फ इंडक्शन की आई होप काफी ज्यादा समझ आ गई होगी। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल
इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ, यानी कि इसी के अपने अंदर करंट चेंज करने से इंड्यूस हुई ईएमएफ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस है जो कि क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की तरह से हम सेल्फ इंडक्शन को भी जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे फेरेडेज लॉ से। ठीक है, फेरेडेज लॉ क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिस कॉइल की n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो साथ में n भी मल्टीप्लाई हो जाता है, साथ में माइनस का साइन भी आया करता है। ये है फेरेडेज लॉ। यहां पर जो कैपिटल L लिखा है मैंने, ये कैपिटल L क्या है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, इसकी आपको अभी समझ आ जाएगी। आप देखें, ये लेट से मेरे पास जो फेरेडेज लॉ है, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फर्दर देखें जरा ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मीन अगर करंट और ये जो फ्लक्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्यों डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर आप करंट ज्यादा करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप इस करंट की वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इट मींस के फ्लक्स और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर कॉइल्स की n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फिर नेट फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स के लिए आप उस फ्लक्स को n के साथ यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये n फाई नेट फ्लक्स है, और ये नेट फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। यानी कि अगर करंट इस कॉइल में इंक्रीज करेगा तो नेट फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इस कॉइल में करंट की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे तो नेट फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो n फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। राइट, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कैपिटल L, और इस कैपिटल L को यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो n फाई इक्वल आ जाएगा कैपिटल L इंटू आई। इस इक्वेशन को मैं लेट से कह देता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा ध्यान से देखें, n फाई इक्वल है एल आई के। इसी इक्वेशन नंबर 2 को मैं इंसर्ट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं इंसर्ट करूंगा तो देखें क्या चेंजेस आएंगे, ई एल इक्वल टू माइनस, ठीक है, n और फाई, इस n फाई की जगह आ जाएगा एल आई, और डेल उसी तरह से आएगा, और डेल टी जो डिवाइड हो रहा है वो भी डेफिनेटली उसी तरह से साथ में आएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा, ई एल इक्वल टू माइनस डेल एल आई। ठीक है, यहां पर n फाई की जगह मैंने लिखा एल आई ओवर डेल टी। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो डेल है ये इस कांस्टेंट यानी कि L पर तो ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, और क्योंकि करंट नहीं चेंज होना है तो चेंज का साइन जो है वो करंट के साथ आएगा। ये L बाहर आ गया, और डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है, इस टर्म को मैं अलग से सेपरेट करके लिख दूंगा, और लेट से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये थर्ड इक्वेशन है। एक बात यहां से आपको क्लियरली नजर आ रही होगी, और वो क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कैपिटल L क्या था, ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस को शो कर रहा था। इट मींस कि ये वो वाली ईएमएफ इंड्यूस्ड है जो इस कॉइल के अपने ही अंदर प्रोड्यूस हुई है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल है माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। मीन ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल आई बाय डेल टी के। ठीक है, अगर इस कांस्टेंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें तो ये जो ई एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल आई ओवर डेल टी के। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होनी है वो बेसिकली चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही बात तो हमने देखी है कि अगर यहां पर करंट की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसके अंदर इंड्यूस होगी ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस करंट के जो कि चेंज होना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इस इक्वेशन नंबर 3 में से अगर मैं इस सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल L की वैल्यू को सेपरेट कर लूं तो ये जो डेल आई बाय डेल टी है
इधर इस L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि EL डिवाइडिंग बाय डेल I ओवर डेल T हो जाएगा। ठीक है, साथ में माइनस का साइन भी आएगा जो हम कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने सेल्फ इंडक्टेंस के मैग्नीट्यूड को देखना है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल L है ये इक्वल आ जाएगा EL यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF डिवाइडिंग बाय डेल I बाय डेल T। ये टर्म यानी कि इधर आके डिवाइड हुई है। लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 से आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, गलती से बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन मतलब आप इस कैपिटल L को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस फार्मूले को और से देखें तो ये फार्मूला क्या बता रहा है, मतलब ये कि ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये बेसिकली सिंपली एक रेशो है। किस चीज की रेशो है? ये जो इंड्यूस्ड EMF है इसके दरमियान और चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के दरमियान रेशो है। तो इसी रेशो को हम देखते हुए इधर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेशो ऑफ एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल टू द चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कॉइल, ये कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन को भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या फर्क है, ये बात भी एग्जाम्स में काफी दफा पूछी गई है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इनके डिफरेंस को भी आपने याद रखना है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के भी डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। वो बात भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और दोबारा भी पूछी जा सकती है। उसके बाद ये जो सेल्फ इंडक्शन है, इस सेल्फ इंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा? डेफिनेटली अगर म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन एक जैसे ही प्रोसेस हैं, सिर्फ एक कॉइल और दो कॉइल का ही फर्क है, तो फिर जाहिर सी बात है सेल्फ इंडक्टेंस और का वही वाला यूनिट होगा जो म्यूचुअल इंडक्शन का था। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट हमारे पास क्या था? हेनरी था। तो इस सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी होगा हेनरी। हम इसको जरा देख भी लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कहां से आएगा इसका यूनिट? इसका यूनिट इसी फार्मूले से आएगा। तो देखें इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF का जो हमारे पास यूनिट होगा वो होता है वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है और ये जो टाइम है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वोल्ट पर सेकंड, ये सेकंड जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वोल्ट सेकंड आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है इसका फेमस नाम है हेनरी। ठीक है, तो ये MCQs के लिए आपने याद रखना है कि वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इज बेसिकली इक्वल टू 1 हेनरी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इसी टॉपिक में से कुछ और फर्दर MCQs भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यूनिट के हवाले से। ये जो 1 हेनरी होता है ये ओहम सेकंड के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो आपने इस बात को भी याद रखना है। और यही वेबर पर मीटर के इक्वल भी होता है। यानी कि ये जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है या म्यूचुअल इंडक्शन होती है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, इन दोनों के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, हेनरी, ओम सेकंड, वेबर पर मीटर। ये सारे यूनिट्स हैं सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो इन यूनिट्स को आपने याद रखना है फॉर द सेक ऑफ MCQs। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से हेनरी को डिफाइन करना है, जो कि हमने पिछले टॉपिक में भी डिफाइन किया था। आपको यूनिट्स को डिफाइन करने का मैंने मेथड भी बताया हुआ है कि ये यूनिट जहां से आया है उन क्वांटिटीज को 1-1 कर दें। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज को आप 1-1 करके हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले टॉपिक में भी डिफाइन किया था। तो हेनरी को आपने पढ़ लेना है। हेनरी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में शार्ट क्वेश्चन में ये बात पूछी जा चुकी है, तो हेनरी को भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। एंड पे आपकी बुक कहती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स सबसे पहले है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, और अगर
इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो फिर इसमें सेल्फ इंडक्शन भी ज्यादा होगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी कम होगी। अच्छा, उसके बाद थर्ड फैक्टर हमारे पास जो है वो है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास कॉइल है ये कौन से मटेरियल के ऊपर इस तरह से बाउंड की गई है। ठीक है, आपकी बुक यूज करती है कि अगर आयरन यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इस कॉइल को वाउंड किया जाएगा तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अगले कुछ हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनमें ये सारे मटेरियल्स आएंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, तो हम इन मटेरियल्स को वहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड पे दो बातें और भी हैं, और वो क्या हैं, बैक ईएमएफ जो मैंने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि ये जो यहाँ पर इंड्यूस होती है ईएमएफ, हम इसको बाज़ दफ़ा बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ये जो बैक ईएमएफ है इसको भी एक्सप्लेन किया आपकी बुक ने, और एंड पर इंडक्टर्स को भी डिफाइन किया है कि ये इंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें बैक ईएमएफ और इंडक्टर्स, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने बिल्कुल छोटी सी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है। किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस करना है। एक असाइनमेंट मैंने आपको पहले भी दी थी, और वो कौन सी थी, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने असाइनमेंट दी थी। ठीक है, दो लास्ट मेथड्स थे किस चीज को प्रोसेस करवाने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाने के, एक वो असाइनमेंट और एक ये सेकंड असाइनमेंट। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इन दोनों को आपने पेजेस पर लिखना भी है, और लिखने के बाद आपने इन दोनों असाइनमेंट को कॉलेज के अंदर आकर मुझे सबमिट करवाना है विद इन 2 डेज। ठीक है, तो इस बात को आपने माइंड में रखना है कि ये 2 दिनों के अंदर आपने लाजमी कॉलेज में आकर इन दोनों असाइनमेंट को मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, आई होप इस सेल्फ इंडक्टेंस का जितना भी प्रोसेस है उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और इसके यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, और ये सेल्फ इंडक्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए